नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक हॉरर फिल्म ग्रेव एनकाउंटर्स पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा। आगे स्पॉयलर्स हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। फिल्म की शुरुआत विभिन्न सोशल मीडिया रिव्यूअर्स के साथ होती है जो चर्चित फिल्म ग्रेव एनकाउंटर्स के बारे में अपने रिव्यू दे रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि फिल्म का फुटेज काल्पनिक है, जबकि अन्य इसे प्रामाणिक और बिना संपादन वाला मानते हैं। इनमें से एक है एलेक्स, एक फिल्म स्टूडेंट जो फिल्म के खराब अंत के बारे में टिप्पणी करता है। दृश्य बदलता है और हैलोवीन की रात को कॉलेज के छात्र जंगली तरीके से पार्टी करते नजर आते हैं। एलेक्स का दोस्त ट्रेवर पार्टी छोड़कर उसे लाने जाता है, लेकिन वह एलेक्स के कमरे में घुस जाता है और उसे अपने हार्मोन्स के साथ आनंद लेते हुए पकड़ लेता है। ट्रेवर उसे एक फिटेड ड्रेस और गोरी विग पहनाता है और फिर उसे पार्टी में ले जाता है। पार्टी के दौरान भी एलेक्स सिनेमाई हॉरर शैली को क्रांतिकारी बनाने की बात करता रहता है। अगले दिन ट्रेवर एलेक्स को फिल्माता है जो इतना नशे में है कि उसे रात की घटनाओं का कुछ भी याद नहीं है। ट्रेवर उसे पिछले रात की तस्वीरें दिखाता है। उसी दिन एलेक्स को अपने ग्रेव एनकाउंटर्स रिव्यू के जवाब में एक वीडियो प्रतिक्रिया मिलती है जो डेथ अवेट्स नामक प्रेषक से है, जिसमें लांस पहले एपिसोड में लापता हुए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का अप्रकाशित फुटेज है, जो एक अस्पताल के गाउन में मरीज के कमरे में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा है। एलेक्स को डेथ अवेट्स से एक और जवाब मिलता है जिसमें कई नंबर शामिल हैं। अगले दिन एलेक्स को पता चलता है कि ये नंबर उस जगह के निर्देशांक हैं जहां ग्रेव एनकाउंटर्स की शूटिंग हुई थी। पता चलता है कि कॉलिंगवुड साइकियाट्रिक हॉस्पिटल उस संस्थान का असली नाम नहीं था। एलेक्स अपने दोस्त ट्रेवर और एक अन्य दोस्त जेनिफर के साथ ग्रेव एनकाउंटर्स टीम के बारे में अपनी रिसर्च साझा करता है। इसके रिलीज होने के बाद से टीम के किसी भी सदस्य ने कुछ नहीं किया है और यहाँ तक कि केयरटेकर भी पागल हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। उसी दिन बाद में एलेक्स अपने दर्शकों से फिल्म और इसके अभिनेताओं के बारे में कोई भी जानकारी देने की ऑनलाइन अपील करता है ताकि उसके कुछ सवालों के जवाब मिल सकें। अगले दिन फिल्मांकन के दौरान एलेक्स को एहसास होता है कि वह जो कर रहा है वह एक और घिसा-पिटा हॉरर मूवी है। वह अपनी फिल्म का अंत फिर से सोचने के लिए शूटिंग खत्म करता है, जबकि उसका क्रू उसका फैसला सेलिब्रेट करता है। उसी दिन बाद में एलेक्स को उसी प्रेषक से एक और जवाब मिलता है जिसमें एक छोटे लांस और उसकी मां की तस्वीर है। ईमेल के साथ एक फोन नंबर आता है जो वॉशिंगटन का स्थानीय है। सुबह होती है और एलेक्स ट्रेवर और एक अन्य दोस्त जेरेड के साथ लैंसी के घर पहुंचता है। लैंसी की मां तिकड़ी को घर में आमंत्रित करती है और उन्हें बताती है कि लांस अभी-अभी बाहर गया है। वह उन्हें लैंसी के कमरे में इंतजार करने के लिए कहती है। लैंसी के कमरे में घूमते हुए उन्हें हर जगह धूल नजर आती है, जिसका मतलब है कि वहां लंबे समय से कोई नहीं रहा। वे ज्यादा देर वहां नहीं रुकते कि लैंसी की मां की केयरटेकर उन्हें जाने के लिए कहती है। वह उन्हें बताती है कि लैंसी की मां को डिमेंशिया है और उसे नहीं पता कि उसका बेटा लगभग 1 दशक से गायब है। अपने कमरे में अकेले रहते हुए एलेक्स अपने प्रिंटर को रिकॉर्ड करता है जो अचानक कुछ प्रिंट करने लगता है, हालांकि वह कुछ नहीं कर रहा। एलेक्स कागज पढ़ता है जो कि लॉस एंजलिस में अगले दिन के लिए किसी तरह का कॉल शीट है। अगले दिन एलेक्स अपने दोस्तों को दिखाता है कि कॉल शीट में ग्रेव एनकाउंटर्स के प्रोड्यूसर हार्टफेल्ड प्रोडक्शन का नाम है। एलेक्स ये जानने की उम्मीद में लॉस एंजलिस जाने का फैसला करता है कि ग्रेव एनकाउंटर्स के कलाकारों और क्रू के साथ वास्तव में क्या हुआ था। वह सुरक्षित रूप से पहुंचता है और हार्टफेल्ड प्रोडक्शन स्टूडियो जाता है, जहां वह आखिरकार प्रोड्यूसर से मिलता है। एलेक्स प्रोड्यूसर से अपना परिचय देता है और ग्रेव एनकाउंटर्स के बारे में एक साक्षात्कार के लिए विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता है। हालांकि प्रोड्यूसर उसे रूखे ढंग से मना कर देता है और अपने सिक्योरिटी को उसे सेट से बाहर निकालने का आदेश देता है। जैसे ही एलेक्स खुद को निराशा में फिल्माता है, प्रोड्यूसर उसकी कार की खिड़की पर दस्तक देता है। वह खिड़की नीचे करता है और प्रोड्यूसर उसे बताता है कि वह साक्षात्कार के लिए तैयार है, लेकिन यह अगले दिन उसके ऑफिस में होना चाहिए। एलेक्स अपने लैपल माइक का परीक्षण करता है और प्रोड्यूसर के ऑफिस जाता है। वो एलेक्स को ग्रेव एनकाउंटर्स के बारे में वो सब कुछ बताने का आदेश देता है जो वो जानता है। बिना किसी हिचकिचाहट के एलेक्स उसे बताता है कि वो जानता है कि ग्रेव एनकाउंटर्स के कलाकार और क्रू सभी मर चुके हैं। प्रोड्यूसर बचाव करता है कि उनके शव नहीं मिले हैं, इसलिए तकनीकी रूप से उन्हें लापता माना जाता है।
प्रोड्यूसर स्वीकार करता है कि फिल्म वास्तव में फाउंड फुटेज थी और अंत में कुछ सस्ते विजुअल इफेक्ट्स थे। वो स्वीकार करता है कि उन टेप्स को देखने के बाद वो डर के मारे मर गया था, लेकिन वो दिवालिया होने की कगार पर था, इसलिए उसने टेप्स को एक फिल्म के रूप में रिलीज करने का फैसला किया। उम्मीद थी कि ये उसे दिवालिया होने से बचाएगा, और ऐसा हुआ। फिल्म ने लोगों का ध्यान खींचा और वे पहले से ही एक सीक्वल ग्रेव एनकाउंटर्स 2 चाहते थे। प्रोड्यूसर ये भी स्वीकार करता है कि ग्रेव एनकाउंटर्स के डायरेक्टर्स द विकियस ब्रदर्स उनके इंटर्न थे। वे ग्रेव एनकाउंटर्स की टीम के साथ नहीं थे, इसलिए उनकी जान बच गई। अब जब वो सब कुछ जानता है, एलेक्स धमकी देता है कि वो इसके बारे में जनता को बताएगा। प्रोड्यूसर आत्मविश्वास से कहता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। ये नहीं जानते कि उनकी बातचीत को एलेक्स के लैपल माइक के जरिए गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया है। एलेक्स अपने दोस्तों के पास लौटता है और उन्हें प्रोड्यूसर के साथ अपनी बातचीत दिखाता है। एलेक्स को एहसास होता है कि उसके पास जो फुटेज है वो पर्याप्त नहीं है और उन्हें जनता के सामने रिलीज करने के लिए और ठोस सबूत चाहिए। इसलिए वो अपनी फिल्म को छोड़ने का फैसला करता है और एक डॉक्यूमेंट्री हॉरर मूवी बनाने का फैसला करता है जो ग्रेव एनकाउंटर्स के दर्शकों के अनुत्तरित सवालों का जवाब देगी। विचार विमर्श के बाद उसके दोस्त उसके साथ शामिल हो जाते हैं। अगले दिन पूरी फिल्मांकन टीम टेसा के साथ कनाडा जाती है, जहां ग्रेव एनकाउंटर्स का मानसिक संस्थान स्थित है। वे मुख्य भवन के सामने रुकते हैं और इसे देखने की तैयारी करते हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी पुलिस वाला उन्हें रोक देता है। जेनिफर पुलिस वाले को समझाती है कि वे सिर्फ फिल्म स्टूडेंट्स हैं और एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए अस्पताल के मैदान की कुछ शॉट्स लेना चाहते हैं। पुलिस वाला उन्हें घूमने की इजाजत देने से मना करता है क्योंकि ये निजी संपत्ति है। वो फिर ट्रेवर को कैमरा बंद करने का आदेश देता है, लेकिन ट्रेवर मना कर देता है। पुलिस वाला फिर जबरदस्ती उनका कैमरा लेने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स जल्दी से गाड़ी चला लेता है इससे पहले कि वो ऐसा कर पाए। वे पास के एक होटल के कमरे में ठहरते हैं, जहां एलेक्स कैमरे को विभिन्न प्रकार के फिल्म उपकरण दिखाता है। ऐसा करते समय उसके दोस्त कमरे में नशे में धुत हो रहे हैं। एलेक्स को डेथ अवेट से एक और संदेश मिलता है, जिसमें उसे रात 3 बजे टनल के पश्चिमी छोर पर स्थित अस्पताल के कमरे में मिलने का निर्देश दिया गया है। उस रात बाद में समूह मुख्य भवन में चुपके से घुस जाता है, जहां सामने के दरवाजे पर डेथ अवेट्स लिखा हुआ है। टेसा बोल्ट कटर्स का उपयोग करके इसे खोलती है। जैसे ही वे भवन में प्रवेश करते हैं, उन्हें तुरंत पुलिस टेप दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि ग्रेव एनकाउंटर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये वास्तविक है। जैरेड कमरों और गलियारों में टनल सहित नाइट विजन कैमरे स्थापित करता है। इसके बाद एलेक्स और जेनिफर होस्ट बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग उन्हें फिल्माते हैं। जेनिफर उनके पीछे ग्लो स्टिक्स गिराती है ताकि रास्ता न भटके और ये सुनिश्चित हो कि वे खो न जाएं। वो ये भी दिखाती है कि उनके पास एक एयर हॉर्न है ताकि अगर कोई समूह से अलग हो जाए तो उसका उपयोग कर सके। समूह ग्रेव एनकाउंटर्स के मृत क्रू के साथ संवाद करने की कोशिश करता है, उनके मरने वाले कमरों में जाकर। वे थर्मल कैमरा का भी उपयोग करते हैं ताकि मानव आंखों से न दिखने वाली चीजें देख सकें। हालांकि अभी भी कोई अजीब घटना नहीं होती, इसलिए वे टनल में चले जाते हैं, जहां लांस ने अपने आखिरी पल व्यथित और पीड़ित अवस्था में बिताए थे। वे डेथ अवेट से मिलने के लिए पश्चिमी छोर के कमरे में जाते हैं, लेकिन उनके बजाय उन्हें एक ओइजा बोर्ड मिलता है। एलेक्स और जेनिफर अपने हाथ प्लांचेट कर रखते हैं और अस्पताल के अशांत और भूतिया आत्माओं के साथ संवाद करने की कोशिश करते हैं। पहली कोशिश में ही आत्मा प्लांचेट को हिलाती है और अपना नाम डेथ अवेट्स लिखती है। उन्हें एहसास होता है कि उनका ऑनलाइन संपर्क कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक पैरानॉर्मल इकाई है। आत्मा आक्रामक हो जाती है और उनके लिए फिल्म एवरीथिंग लिखती है। अचानक इकाई कुर्सियों और टेबल को फेंक देती है, जिससे समूह डर के मारे जितनी तेजी से भाग जाता है। वे एक कमरे में छिप जाते हैं जब अचानक सिक्योरिटी पुलिस वाला वहां घुस आता है, जिसने जाहिर तौर पर टूटा हुआ ताला देखा था। समूह और सिक्योरिटी पुलिस वाला मुख्य मंजिल पर बहस करते हैं, क्योंकि वे अपने उपकरण वापस लेना चाहते हैं इससे पहले कि वे संपत्ति छोड़ें। जैसे ही वे बहस कर रहे होते हैं, उन्हें ऊपरी मंजिल से एक आवाज सुनाई देती है। सिक्योरिटी पुलिस वाला उन्हें वहीं रहने का आदेश देता है और आवाज की जांच करने के लिए ऊपर जाता है। उसके जाने की कुछ ही देर बाद समूह को गोलियों की आवाज सुनाई देती है।
लोग तुरंत ऊपर जांच करने के लिए दौड़ते हैं, जबकि लड़कियां, खासकर जेनिफर, अनिच्छा से उनका पीछा करती हैं। जैसा कि अपेक्षित था, सिक्योरिटी पुलिस वाला रहस्यमयी ढंग से गायब हो चुका है। उसका गायब होना समूह को तुरंत भवन छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। वे और खोज करने के लिए 2 समूहों में बंट जाते हैं, जबकि कैमरे वापस लेते हैं। जैरेड देखता है कि उसके पीछे की खिड़की अपने आप खुल जाती है। जैरेड टेसा को जल्दी से उसके पास आने के लिए पुकारता है, लेकिन कुछ उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिससे उसकी जिंदगी हिंसक रूप से खत्म हो जाती है। टेसा कुछ सेकंड बाद पहुंचती है और वो तुरंत एयर हॉर्न का उपयोग करती है जब वो देखती है कि जैरेड के साथ क्या हुआ। तिकड़ी जल्द ही वहां पहुंचती है और वे पहले टेसा को शांत करते हैं और फिर उसे वहां से ले जाते हैं। एलेक्स समूह का नेतृत्व करता है, लेकिन उन्हें किसी कारण से निकास नहीं मिलता। लड़कियां नक्शा पढ़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन एलेक्स उनकी उम्मीदों को खत्म कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये बेकार है। निकास की तलाश में समूह अस्पताल के बच्चों के वार्ड में पहुंच जाता है। गलियारे में खिलौने बिखरे हुए हैं, लेकिन उनकी नजर एक छोटी लड़की पर पड़ती है जो बिस्तर पर बैठी है। छोटी लड़की उनसे पूछती है कि क्या वे उसके साथ खेलना चाहते हैं, जबकि वो अपने लंबे बालों में कंघी कर रही है। वो उनकी ओर देखती है, उसका चेहरा अचानक विकृत हो जाता है और वो दहाड़ती है, जिससे वे भागने लगते हैं। भागते समय टेसा समूह से अलग हो जाती है, लेकिन वे अभी भी उसे एयर हॉर्न का उपयोग करते हुए सुन सकते हैं। टेसा को बार बार तेज दहाड़े सुनाई देती हैं, क्योंकि वो अपने दोस्तों की तलाश करती है, जिससे वे हर बार घबरा जाती है। गलियारे में दरवाजे अचानक खुलने लगते हैं, जिनमें से कुछ तेज प्रभाव के कारण टूट जाते हैं। टेसा केवल अपनी जिंदगी के लिए चीख सकती है, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति उसका सिर कुचल देती है। उसकी आंखों, नाक और कानों से मधुमेह का खून निकलता है और अदृश्य शक्ति उसके मृत शरीर को घसीट लेती है। इस बीच एलेक्स खुद को रिकॉर्ड करता है, दावा करता है कि डेथ अवेट्स ने उसे मानसिक संस्थान में लाने का कोई कारण होना चाहिए। इसके बाद वे निकास की तलाश जारी रखते हैं, लेकिन इसके बजाय उन्हें सिक्योरिटी पुलिस वाला एक कमरे में लोबोटोमाइज्ड होता हुआ मिलता है। वे उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मशीन खराब हो जाती है, इसलिए वे केवल फिल्म कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट सिक्योरिटी पुलिस वाले को आग लगा देता है। वे मृत सिक्योरिटी पुलिस वाले को छोड़ देते हैं और निकास की तलाश जारी रखते हैं। हालांकि उनका सामना एक और राक्षसी आत्मा से होता है जो उनका पीछा करती है। सौभाग्य से समूह को निकास मिल जाता है और जैसे ही आत्मा बाहर कदम रखती है, वो धूल में बदल जाती है, जिससे वे उस दुस्वप्न से मुक्त हो जाते हैं। वे जल्दी से अपने होटल वापस ड्राइव करते हैं, जल्दी से अपना सामान पैक करते हैं और अपने डॉर्म में लौटने के लिए लिफ्ट में चढ़ते हैं। हालांकि उनका दुस्वप्न जारी रहता है, क्योंकि होटल की लिफ्ट उन्हें सीधे भूतिया मानसिक संस्थान की टनल में ले जाती है। उन्हें एहसास होता है कि भवन केवल उन्हें ये विश्वास दिलाता है कि वे स्वतंत्र हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं। जैसे जैसे वे टनल में गहराई तक जाते हैं, उनका सामना एक लगभग अपरिचित लांस से होता है। गंदा आदमी उन्हें एक गुप्त कमरे में ले जाता है जो दीवारों के पीछे है। चारों ओर देखते हुए उन्हें पता चलता है कि लांस लगभग 1 दशक से फंसा हुआ है और चूहों को जिंदा खाकर जीवित रहता है। जो हुआ और लोबोटोमाइज्ड होने के कारण लांस पागल हो चुका है। वो उन्हें एक लाल फ्री स्टैंडिंग दरवाजा दिखाता है और कहता है कि ये बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन ये जंजीरों में लिपटा हुआ है। एलेक्स बोल्ट कटर्स का उपयोग करने का सुझाव देता है, लेकिन उन्होंने उन्हें हाइड्रोथेरेपी रूम में अपने बाकी उपकरणों के साथ छोड़ दिया था। लांस उन्हें सावधान रहने की याद दिलाता है कि वे लीड डॉक्टर से ना टकराएं, जिसने मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार किया था। लांस बताता है कि डॉक्टर के शैतानी प्रयोगों ने भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के विलय का कारण बना। फिर भी लांस ने भवन की गतिविधियों का नक्शा बनाया है, इसलिए वे जल्दी ही उपकरण बैग वापस ले आते हैं। लांस उन्हें बताता है कि लाल दरवाजे पर वापस जाने से पहले उन्हें कुछ घंटों के लिए आराम करना होगा। सोते समय एक अदृश्य शक्ति ट्रेवर के बैग से कैमरा निकालती है और उनकी फिल्म बनाती है। इसके बाद शक्ति कैमरे को बैग में वापस रख देती है, जिससे ट्रेवर आवाज से जाग जाता है। ट्रेवर इसे नजरअंदाज करता है, बाथरूम जाता है और खुद को फिल्माता है। अपनी आखिरी संभावित स्पीच अपने परिवार को देता है। ऐसा करते समय उसे एक तेज आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो बाहर जाता है, लेकिन लांस उसे बेसबॉल बैट से मारता है।
ट्रेवर तुरंत जमीन पर गिर जाता है, उसका सिर और मुंह से खून बह रहा है। लांस उसका गला घोंटता है और ऐसा करते समय ट्रेवर से माफी मांगता है क्योंकि डॉक्टर ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। इसके बाद वो ट्रेवर की गर्दन तोड़ देता है, जिससे उसकी जिज्ञासु जिंदगी खत्म हो जाती है। कुछ देर बाद एलेक्स और जेनिफर जागते हैं और बाथरूम में ट्रेवर का शव पाते हैं। उन्हें ये भी पता चलता है कि लांस ने उनके उपकरण चुरा लिए हैं, जिससे उनके पास नक्शे के अलावा कुछ नहीं बचा। अदृश्य कैमरामैन लांस को फिल्माता है क्योंकि वो दरवाजे की जंजीरें काटता है। वो दरवाजे से गुजरता है केवल ये पता लगाने के लिए कि दरवाजा कहीं नहीं जाता। वो गुस्से और निराशा में भवन पर चिल्लाता है क्योंकि इसने उसे वादा किया था कि ट्रेवर को मारने के बाद वो जा सकता है। लांस मरीज के कमरे से गुजरता है जो दीवारों पर पत्थरों से ढका हुआ है। वो उन इकाइयों के साथ संवाद करता है जो उसे एलेक्स और जेनिफर को मारने, सभी टेप इकट्ठा करने और फिल्म को खत्म करने का निर्देश देती हैं। इस बीच लाल दरवाजे पर वापस जाने का रास्ता ढूंढते हुए जोड़ा डॉक्टर के शैतानी वेदी पर ठोकर खाता है। वे मेडिसिन कैबिनेट में छिप जाते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर एक लोबोटोमी करता है और फिर एक नवजात शिशु की बलि देता है। उसकी एक नर्स जोड़े की मांसपेशियों की चीखें सुन लेती है, जिससे वे भागने लगते हैं, लेकिन भवन अचानक उन्हें लाल दरवाजे पर स्थानांतरित कर देता है। उनका फिर से लांस और अदृश्य शक्तियों से सामना होता है, जो सब कुछ फिल्माती हैं। लांस समझाता है कि बाहर निकलने का एकमात्र तरीका टेप इकट्ठा करना और फिल्म को खत्म करना है। जैसा कि अपेक्षित था, वे टेप देने से मना कर देते हैं, इसलिए वे एक संघर्ष में उलझ जाते हैं। दीवार पर अचानक एक शून्य प्रकट होता है और जेनिफर तुरंत एलेक्स का हाथ पकड़ लेती है। दोनों पुरुष पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लांस असफल हो जाता है, जिससे वो शून्य में खींच लिया जाता है। जैसे ही शून्य गायब होता है, एलेक्स पागल हो जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि लांस बाहर निकलने के बारे में ईमानदार था। वो जेनिफर के सिर पर कैमरे को बार बार बेरहमी से मारता है जब तक उसका दिमाग बाहर नहीं आ जाता। जेनिफर को मारने के बाद एलेक्स टेपों से भरा एक डफल बैग लेकर दरवाजे से गुजरता है, जो उसे लॉस एंजलिस के बाहरी इलाके में ले जाता है। अपने विक्षिप्त और खून से सने लुक के कारण एलेक्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लगभग 1 साल बाद दृश्य दिखाता है कि एलेक्स और उसके दोस्तों के मानसिक संस्थान में टेप्स ग्रेव एनकाउंटर्स के सीक्वल में बनाए गए हैं। एलेक्स पहले भाग के प्रोड्यूसर के साथ मिलकर पार्ट 2 का सह निर्माता बन जाता है, जो स्पष्ट करता है कि सीक्वल में फुटेज को मंचित किया गया है। हालांकि एलेक्स दर्शकों को चेतावनी देता है कि वे अस्पताल के पास कहीं भी न जाएं, क्योंकि ये इसके लायक नहीं हैं। फिल्म अस्पताल के निर्देशांकों के साथ समाप्त होती है, जिसका असली नाम रिवरव्यू हॉस्पिटल है, जो वैंकूवर BC कनाडा के पास स्थित है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।